तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। हीलियम नियॉन लेजर, राइट। रूबी लेजर और हीलियम नियॉन में से कोई एक लेजर जरूर आता है, तो आपको दोनों करने हैं, ठीक है। सो हीलियम नियॉन लेजर में जो एक्टिव मीडियम होता है वो गैस होता है, राइट। यह गैस जो है हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हर नियॉन के एक एटम के लिए 7 हीलियम के एटम होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या हर नियॉन के एक एटम के लिए हीलियम के 10 एटम भी हो सकते हैं। ये रेशो जो है फिक्स होता है इनमें। इस मिक्सचर को हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं। यह डिस्चार्ज ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 सेंटीमीटर वाइड होती है, राइट। ये मिक्सचर जो है लो प्रेशर पर मेंटेन्ड होता है, जो कि केवल 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, राइट। बिकॉज ये डिस्चार्ज ट्यूब है तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमें प्रेशर को लो मेंटेन करना होगा। इस ट्यूब के दोनों एंड्स पर 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स होते हैं। एक मिरर जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है और दूसरा मिरर जो है वो पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर होता है। दोनों मिरर्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो हमेशा लेजर बीम की वेवलेंथ का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि n λ/2 ही हम इसको रखते हैं। ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि ये जो एक्टिव मीडियम है ये एम्पलीफायर की तरह से काम कर सके, क्योंकि एम्पलीफायर में जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, यानी कि अपोजिट फेज में होता है। और अगर हम आउटपुट सिग्नल को 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रखना चाहते हैं दैट द इनपुट सिग्नल, तो ये इंश्योर करना होगा कि इन मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो। 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 इस तरह से ही हो, राइट। मिरर्स के बीच का स्पेस को ऑप्टिकल कैविटी कहते हैं। यह डिस्चार्ज ट्यूब एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसमें जब एक हाई मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हीलियम और नियॉन एटम से कोलाइड करके उनको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। हीलियम और नियॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन करके अपनी अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर एक्साइट हो जाते हैं। दोनों हीलियम और नियॉन एटम की जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, जैसा नीचे फिगर में दिखाया हुआ है। जितना एनर्जी मेटास्टेबल स्टेट हीलियम की है उतनी ही एनर्जी ऑलमोस्ट नियॉन की होती है। यही कारण है कि हमने हीलियम और नियॉन के मिक्सचर को ही लिया है, किसी अन्य मिक्सचर को नहीं लिया है, क्योंकि एक तो ये दोनों इनर्ट गैस हैं तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी। दूसरा, इन दोनों की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है, ईवी, ठीक है, जो कि इस पोटेंशियल वी पर डिपेंड कर रही है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर किसी एक एटम की मेटास्टेबल स्टेट ज्यादा होती तो क्या होता कि जिस एटम की ज्यादा मेटास्टेबल स्टेट है वो एक्साइट ना हो पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ईवी एनर्जी ही देगा और दूसरे वाला एक्साइट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें अच्छा फायदा ये हो रहा है कि दोनों एटम्स की मेटास्टेबल स्टेट ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर करेगा ईवी, तो वो ईवी एनर्जी गेन करके हीलियम भी अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर एक्साइट हो जाएगा और नियॉन भी अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर एक्साइट हो जाएगा, राइट। नाउ जो नियॉन के एटम इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, ठीक है, उनसे हीलियम के एटम टकराएंगे और अपनी एनर्जी उन नियॉन के एटम्स को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि नियॉन मात्रा में कम है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताई है बात। हीलियम मात्रा में ज्यादा है और उतनी एनर्जी लेकर नियॉन के बचे हुए एटम्स भी अपनी मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचकर यहाँ पर सारे के सारे एक्युमुलेट हो जाएंगे, जिसे पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, जो कि हम थर्मल इक्विलिब्रियम में अटेन करेंगे। तो हीलियम का एक्चुअली काम है नियॉन की पॉपुलेशन इन्वर्जन में मदद करना। हीलियम का क्या काम है? नियॉन की पॉपुलेशन इन्वर्जन में मदद करना।
नाउ ये जो नियॉन के एटम्स हैं ये अपनी मेटास्टेबल स्टेट से जब डी एक्साइट होंगे स्टिमुलेटेड एमिशन से, तो ये 6320 एंगस्ट्रॉम का लेजर रेडिएशन एमिट करते हैं, जो कि ऑरेंज होता है कलर में। ये जो वेवलेंथ है ये ऑरेंज कलर को इंडिकेट कर रही है। ये कंटिन्यूअस आता है, वो भी हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये कंटिन्यूअस ही क्यों है। ये रूबी लेजर की तरह पल्स नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस बीम की तरह से आता है। ये हमें फायदा भी है इसका, ठीक है। तो ये नियॉन एक्चुअली एटम है जो लेजर एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और हीलियम का काम होता है नियॉन एटम्स की पॉपुलेशन इन्वर्जन में मदद करना। तो एक्चुअल में जो हीरो है इस पिक्चर का वो नियॉन है जो लेजर एमिट कर रहा है, और हीलियम का काम है सपोर्टिंग करेक्टर, वो केवल सपोर्ट कर रहा है नियॉन की पॉपुलेशन इन्वर्जन में। क्लियर है बात, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा लेट आए हैं उनके लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हीलियम नियॉन लेजर में जो एक्टिव मीडियम होता है वो गैस होता है। यह गैस जो है हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर होता है। नियॉन के हर एक एटम के लिए हीलियम के 7 एटम होते हैं, या ये भी हो सकता है कि नियॉन के हर एक एटम के लिए हीलियम के 10 एटम हो। ये रेशो 7:1 या 10:1 का फिक्स होता है। यह मिक्सचर एक डिस्चार्ज ट्यूब में फिल्ड होता है जो कि 50 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर वाइड होती है। यह मिक्सचर जो है बहुत लो प्रेशर पर मेंटेन्ड होता है, जो कि केवल 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के एंड्स पर 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स होते हैं। इसमें एक मिरर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर और दूसरा मिरर पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर होता है। मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेजर बीम की वेवलेंथ का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, n λ/2 होना चाहिए, ताकि ये एक्टिव मीडियम एक अच्छे एम्पलीफायर की तरह से काम कर सके। क्योंकि एम्पलीफायर में जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, अपोजिट फेज में होता है। और अगर हम इस आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल से अपोजिट फेज में रखना चाहते हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इन मिरर्स के बीच की का डिस्टेंस हमेशा वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो। क्लियर है बात। मिरर्स के बीच का जो स्पेस है इसको ऑप्टिकल कैविटी कहते हैं। यह डिस्चार्ज ट्यूब एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है। जब एक हाई मैग्नीट्यूड करंट इस ट्यूब में फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है हीलियम और नियॉन एटम से कोलाइड करके अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करते हैं। हीलियम और नियॉन एटम इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को गेन करके अपनी अपनी मेटा स्टेबल स्टेट पर एक्साइट हो जाते हैं, और दोनों की मेटा स्टेबल स्टेट ऑलमोस्ट सेम होती है। यही कारण है कि हमने हीलियम और नियॉन का चुनाव किया है, क्योंकि एक तो ये इनर्ट गैस है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, दूसरे इनकी दोनों की मेटा स्टेबल स्टेट सिमिलर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन से इक्वल एनर्जी गेन करेंगे तो अपनी अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। अगर ये मेटास्टेबल स्टेट सिमिलर ना होती तो हमें इन्हें एक्साइट करने में या पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने में दिक्कत हो जाती। क्लियर है बात। नाउ जो नियॉन एटम एक्साइट नहीं हुए हैं क्योंकि वो मात्रा में कम है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में ना आए हो, उनको हीलियम कांटेक्ट में आ जाएगा। हीलियम के एटम नियॉन के एटम से टकराएंगे और अपनी एनर्जी नियॉन के एटम को ट्रांसफर करेंगे, और नियॉन के एटम हीलियम से एनर्जी गेन करके फिर से मेटा स्टेबल स्टेट पर एक्साइट होंगे। इस तरह से नियॉन के एटम की यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मेटा स्टेबल स्टेट पर हाई हो जाएगी, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति में पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम अटेन करेंगे। राइट। तो हीलियम एटम का काम है केवल नियॉन एटम की पॉपुलेशन इन्वर्जन में मदद करना। नाउ ये जो नियॉन एटम है ये जब मेटा स्टेबल स्टेट से डी एक्साइट करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन से, तो ये 6320 एंगस्ट्रॉम का एक रेडिएशन एमिट करेंगे, जो कि ऑरेंज रीजन में जाएगा एज ए कंटिन्यूअस लेजर बीम। ये हमारा हीलियम नियॉन लेजर है। तो नियॉन का काम होता है लेजर एक्शन करना। इट इज द हीरो ऑफ दिस पिक्चर, लेजर इसी से आता है। क्लियर। नाउ बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की। हीलियम नियॉन लेजर में 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं। राइट। इसमें जो सबसे लोअर एनर्जी लेवल है ये स्टेबल ग्राउंड स्टेट है। इससे जो ऊपर वाला एनर्जी लेवल है इसको लोअर एक्साइटेड स्टेट E2 कहते हैं। इससे जो ऊपर वाला लेवल है ये लोअर लेजर लेवल E3 है, और जो सबसे ऊपर वाली स्टेट है इसको मेटा स्टेबल स्टेट
E4 कहते हैं। तो 4 एनर्जी लेवल्स की वजह से हीलियम नियॉन लेजर इज ए 4 लेवल लेजर, राइट। शुरू में हीलियम के एटम भी और नियॉन के एटम भी ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम के एटम से कोलाइड करता है तो हीलियम के एटम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन करके मेटा स्टेबल स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन से हो रहा है इसलिए यह इलेक्ट्रिकल पंपिंग है, जबकि रूबी लेजर में फोटोन से एब्जॉर्प्शन से एक्साइटेशन था इसलिए वो ऑप्टिकल पंपिंग थी। हीलियम नियॉन लेजर में इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। क्लियर है बात? नाउ ये इलेक्ट्रॉन जो है नियॉन एटम से भी टकराएंगे और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करेंगे। नियॉन एटम इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन करके अपनी मेटा स्टेबल स्टेट में एक्साइट हो जाते हैं, राइट। नाउ जो नियॉन एटम अभी भी ग्राउंड स्टेट में रह गए हैं उन एटम्स के साथ हीलियम के एटम टकराते हैं, राइट। ये एक्साइटेड स्टेट्स में है हीलियम के एटम, एनर्जी ज्यादा है, ये नियॉन एटम से टकराएंगे, नियॉन एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, नियॉन एटम इनसे एनर्जी गेन करेंगे और वो भी मेटा स्टेबल स्टेट में एक्साइट हो जाते हैं। तो नियॉन एटम का एक्साइटेशन दोनों से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से भी हो रहा है और हीलियम से भी हो रहा है। जबकि हीलियम का एक्साइटेशन क्योंकि ये मात्रा में ज्यादा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। क्लियर? नाउ ये जो हमारे नियॉन एटम्स हैं ये धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन मेटा स्टेबल स्टेट में बढ़ने लगेगी, राइट। और हम थर्मल इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अटेन करेंगे। नाउ 10 की पावर -8 सेकंड के बाद ये नियॉन एटम मेटा स्टेबल स्टेट से लोअर लेजर लेवल में स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा बाय स्लो ट्रांजिशन और इस प्रोसेस में एक फोटोन को एमिट करेगा जिसकी एनर्जी मेटा स्टेबल स्टेट और लोअर लेजर लेवल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। यह फोटोन रैंडम डायरेक्शन में जाएगा एज इनकोहेरेंट लाइट और ये हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन है। यह फोटोन जो है अगले स्टेज में स्टिमुलेटिंग फोटोन का रोल प्ले करेगा। यह फोटोन एक्साइटेड स्टेट में मेटा स्टेबल स्टेट में नियॉन एटम को स्टिमुलेट करेगा कि वो लोअर लेजर लेवल में ट्रांजिशन करें। जब नियॉन एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका लाइफ टाइम 10 की पावर -8 सेकंड से बढ़कर 10 की पावर -6 या 10 की पावर -3 सेकंड माइक्रो या मिली सेकंड तक हो जाता है, राइट। जब इसके बाद ये नियॉन के एटम मेटा स्टेबल स्टेट से लोअर लेजर लेवल में फास्ट ट्रांजिशन करेंगे और इस प्रोसेस में 2 फोटोन एमिट होंगे। इन दोनों फोटोन की सेम एनर्जी होगी, सेम फेज होगा, सेम पोलराइजेशन होगा, ठीक है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे जो कि वही होगी जो स्टिमुलेटिंग फोटोन की डायरेक्शन है। ये कोहेरेंट बीम है और इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। इस कोहेरेंट बीम को एम्पलीफाई कराकर इसकी इंटेंसिटी को फोटोन की को मल्टीप्लाई कराकर और बीम को एम्पलीफाई कराकर हम लेजर ऑब्टेन करते हैं जो कि 6320, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रूबी आता है 6943 जो कि रेड होता है, ये होता है 6320, ये ऑरेंज होता है। इस वेवलेंथ में ये लेजर लेवल हमारा आता है जब नियॉन के एटम E4 से E3 में ट्रांजिशन करते हैं, राइट। नाउ ये नियॉन के एटम लोअर लेजर लेवल E3 में आ जाएंगे तो 10 की पावर -8 सेकंड के बाद ये नियॉन एटम लोअर लेजर लेवल से लोअर एक्साइटेड लेवल E2 में स्पॉन्टेनियसली डिके करेंगे बाय स्लो ट्रांजिशन और इस प्रोसेस में अगेन एक फोटोन एमिट होगा जिसकी एनर्जी आपके लोअर लेजर लेवल और लोअर एक्साइटेड लेवल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। यह भी जाएगा एज एन इनकोहेरेंट लाइट, ठीक है, जो कि है स्पॉन्टेनियस एमिशन। नाउ ये वो आउटपुट है जो कि लेजर में कन्वर्ट नहीं हुई है। समझ रहे ना बात को? ये वो, क्योंकि आउटपुट तो आपको पूरी मिल रही है जब तक नियॉन E4 से E3, E3 से E2 और E2 से E1 में जा रहा है, एमिशन हो रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब इसे आउटपुट कहते हैं। ये वो आउटपुट है जो कि लेजर में कन्वर्ट नहीं हुई है। समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअली एक
4 लेवल लेजर का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें जो आउटपुट मिल रही है उसमें ज्यादा परसेंटेज लेजर का मिले, तो हम ये एंश्योर करते हैं कि मेटा स्टेबल स्टेट E4 और लोअर लेजर लेवल E3 के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लोअर लेजर लेवल E3 और लोअर एक्साइटेड स्टेट E2 के एनर्जी गैप से ज्यादा हो। समझ रहे हैं? इसलिए बेटे इसको आप ज्यादा दूर दिखाएंगे और इसको आप कम दूर दिखाएंगे, ताकि जो पावर है आउटपुट में पावर मिल रही है उसका ज्यादा परसेंटेज लेजर में कन्वर्ट हो जाए और कम परसेंटेज लेजर वो हो जो लेजर नहीं बन पाया, राइट, ये लेजर नहीं बन पाया है, तो ये वेस्टेड आउटपुट पावर है। यही डिसएडवांटेज होता है 4 लेवल लेजर का 3 लेवल लेजर पे, क्योंकि 3 लेवल लेजर में जो आउटपुट निकल रही है उसका ज्यादा परसेंटेज लेजर में कन्वर्ट होता है, जबकि 4 लेवल लेजर में जो आउटपुट निकल रही है उसका कम परसेंटेज लेजर में कन्वर्ट होता है। जरा मैं आपकी नॉलेज के लिए जो हमने कल पढ़ा एक बार जरा उसको देखते हैं, मैं ये बात कैसे कह रहा हूँ। देखो ये तो हमारी एक्साइटेड स्टेट थी, ये मेटा स्टेबल स्टेट थी 3 लेवल लेजर में कल जो पढ़ा था, और ये हमारी ग्राउंड स्टेट थी। ये मैंने आपसे कहा था नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, ठीक है, हमारे एक्साइटेड लेवल से मेटा स्टेबल स्टेट तक, और मेटा से ग्राउंड में ये हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो ये हमें लेजर मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे एनआर है नॉन रेडिएटिव। तो बेटे आउटपुट तो दोनों है, लेकिन जो एनर्जी लेजर में नहीं बनी वो कौन सी है? केवल जो इतने पोर्शन में थी, बाकी ये पूरी की पूरी आउटपुट लेजर में बनी है। तो आप खुद देख रहे हैं कि आउटपुट का ज्यादा परसेंटेज लेजर में कन्वर्टेड है, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का एनर्जी गैप मैंने आपको बताया था वेरी वेरी स्मॉल है। तो मोस्ट ऑफ द आउटपुट इज कन्वर्टेड टू लेजर। लेकिन अगर मैं बात यहां पर करूं तो आउटपुट का परसेंटेज जो लेजर में कन्वर्ट हो रहा है वो कम है। क्लियर? ये बात समझ लेना, ये एक डिसएडवांटेज कोई पूछ सकता है कि 4 लेवल लेजर का 3 लेवल लेजर पर क्या डिसएडवांटेज है। मैं इसका एडवांटेज भी बताऊंगा, डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ये आउटपुट पावर है, राइट, ये जो है ज्यादा बने, अगर मेटा स्टेबल स्टेट और लोअर लेजर लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है ये लोअर लेजर लेवल और लोअर एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी गैप से कम होता है या बराबर होता है, ऐसा हो जाए अगर, तो फिर हमें यहां पर जो पंपिंग पावर चाहिए होगी वो ज्यादा हाई चाहिए होगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। समझ रहे हैं? ये तो मैंने फिगर में दिखाया है कि गैप ज्यादा है और ये गैप जो है कम है, ठीक है। लेकिन अगर ये गैप कम हो और ये वाला गैप ज्यादा हो तो यहां पर पंपिंग पावर हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो इस तरह से नियॉन के एटम हमारे लोअर एक्साइटेड लेवल में आ जाते हैं। ये लोअर एक्साइटेड लेवल में ट्यूब वॉल से टकराते हैं, ये जो ट्यूब की वॉल्स हैं इनसे टकराते हैं और एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट E1 में आ जाते हैं। ये जो एनर्जी टकराने से लूज हुई है ये अनरिकवरेबल एनर्जी होती है, इसको मैं रिकवर नहीं कर सकता हूं, ये एज अ हीट जाती है। क्लियर? तो ये भी एक 4 लेवल लेजर का डिसएडवांटेज है। 3 लेवल लेजर में कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं थी जो अनरिकवरेबल हो, यहां पर ये जो एनर्जी है ये अनरिकवरेबल है। ये भी एक 4 लेवल लेजर का 3 लेवल पर डिसएडवांटेज है। लेकिन फायदा क्या है 4 लेवल लेजर का कि बीम कंटिन्यूअस मिलती है, जबकि 3 लेवल लेजर में बीम पल्स थी, ठीक है। तो और भी हम फायदे समझेंगे, वो एक हमारा आगे का टॉपिक है व्हाट आर द एडवांटेज। लेकिन डिसएडवांटेज आप समझो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये पूछा था डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यही है कि जो आउटपुट का परसेंटेज है जो लेजर में कन्वर्ट हो रहा है वो 4 लेवल लेजर में कंपेयर टू 3 लेवल लेजर कम होता है। समझ रहे हैं? यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? सो दिस इज हाउ this energy level diagram works. Clear? So किसी को इसको दोबारा समझना हो तो मैं 5 मिनट में फिर बता देता हूं। ये 4 लेवल लेजर में हमारे 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसमें लोएस्ट एनर्जी लेवल स्टेबल ग्राउंड स्टेट होता है, राइट। इससे ऊपर जो है ये हमारा लोअर एक्साइटेड स्टेट E2 है, ये हमारा
इससे ऊपर लोअर लेजर लेवल E3 और सबसे ऊपर मेटास्टेबल स्टेट E4 होता है, राइट। तो इनिशियली क्या होता है कि हमारे हीलियम के एटम भी स्टेबल ग्राउंड स्टेट में है और हमारे नियॉन के एटम भी स्टेबल ग्राउंड स्टेट में है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम एटम से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी हीलियम एटम को ट्रांसफर करते हैं। हीलियम एटम इस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन से, और ये एनर्जी हमेशा इसकी ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती है, उतनी हम पोटेंशियल यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। क्लियर, ये गेन करके ऊपर मेटास्टेबल स्टेट में एक्साइट हो जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो है नियॉन एटम से टकराते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, नियॉन एटम एनर्जी गेन करके अपनी मेटास्टेबल स्टेट में एक्साइट हो जाते हैं। कुछ नियॉन एटम जो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं उनको हीलियम एटम टकराते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, नियॉन एटम हीलियम से एनर्जी गेन करता है और ये भी ऊपर पहुंच जाते हैं। इस तरह इनकी यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। और टाइम के साथ साथ जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति को अटेन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसलिए जो पंपिंग हम यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज कर रहे हैं हीलियम नियॉन लेजर में। 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद ये हमारा नियॉन एटम मेटास्टेबल से लोअर लेजर लेवल में डी एक्साइट करेगा, स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा और इस प्रोसेस में स्लो ट्रांजिशन से, और इस प्रोसेस में एक फोटोन एमिट होगा जिसकी एनर्जी इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। ये रैंडम जाएगा एज इनकोहेरेंट लाइट। ये सेकंड स्टेप में स्टिमुलेटिंग फोटोन के रूप में आएगा। ये हीलियम नियॉन के एटम को मेटास्टेबल स्टेट में स्टिमुलेट करेगा कि वो ट्रांजिशन करें लोअर लेजर लेवल में। जब नियॉन के एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका लाइफ टाइम बढ़ेगा और फिर वो मेटास्टेबल स्टेट से लोअर लेजर लेवल में फास्ट ट्रांजिशन करेंगे और इस प्रोसेस में 2 फोटोन एमिट होंगे जो कि सेम एनर्जी, सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पोलराइजेशन और सेम डायरेक्शन में चलेंगे एज स्टिमुलेटिंग फोटोन। ये हमारी कोहेरेंट बीम है। इस कोहेरेंट बीम को हम फोटॉन्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे और इस कोहेरेंट बीम को एम्पलीफाई करके हम 6320 एंगस्ट्रॉम का लेजर, हीलियम नियॉन लेजर प्राप्त करते हैं जो कि ऑरेंज होता है कलर में, ठीक है। नाउ ये जो नियॉन एटम लोअर लेजर लेवल पर आ गए हैं, ये जो है स्पॉन्टेनियसली डिके करके लोअर एक्साइटेड स्टेट E2 पर जाएंगे और इस प्रोसेस में एक फोटोन एमिट होगा जिसका एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। ये वो आउटपुट है जो लेजर में कन्वर्ट नहीं हुई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा परसेंटेज आउटपुट लेजर में कन्वर्ट हो तो हम ये इंश्योर करते हैं कि मेटास्टेबल स्टेट और लोअर लेजर लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लोअर लेजर लेवल और लोअर एक्साइटेड स्टेट के बीच के एनर्जी गैप से ज्यादा हो, राइट। ये एक डिसएडवांटेज है 4 लेवल लेजर का, क्योंकि जो 3 लेवल लेजर होता है उसमें जो आउटपुट होती है उसका ज्यादा परसेंटेज लेजर में कन्वर्ट होता है, जबकि 4 लेवल लेजर में जो आउटपुट है उसका कम परसेंटेज लेजर में कन्वर्टेड हो रहा है। ये नियॉन एटम जब लोअर एक्साइटेड लेवल में आ जाते हैं तो ये इन ट्यूब वॉल से कोलाइड करके अपनी एनर्जी को फर्दर लूज करते हैं और फिर ये ग्राउंड स्टेट में डी एक्साइट हो जाते हैं पूरी तरह से, और ये साइकिल एक बार फिर से रिपीट होती रहती है, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी है ये अनरिकवरेबल एनर्जी है विच इज ड्यू टू कॉलिजन विद द ट्यूब वॉल्स, ठीक है। और ये नियॉन एटम एक बार फिर से एक्साइट होंगे। नाउ ये जब तक मैं यहाँ से करंट को स्विच ऑफ नहीं करूंगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं, ये बात आप देख रहे हो। और इलेक्ट्रॉन बेटे फोटोन की तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते, वो अपनी एनर्जी कोलिजन से ट्रांसफर करते हैं, तो एनर्जी एकदम से ट्रांसफर होती है इंस्टेंटली। तो यही कारण है कि जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन में टाइम लैग है दैट इज 0। there is no time lag between emission and absorption, so this laser beam is coming as a continuous laser beam, it is not coming as a pulse laser। रूबी लेजर में मैंने आपको बताया था कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन में टाइम लैग होता है क्योंकि फोटोन को एब्जॉर्ब करने में समय लगता है। क्लियर है बात? सो नाउ आई कैन मूव टू दी नेक्स्ट साइड।